लपड़ पड़ दो, सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सबके गुरु, बीच में इंडस्ट्री के लीडर्स, रिस्पेक्टेड सर, प्रोग्राम राइटर्स, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक ईवी एंड रिस्पेक्टेड सर अभिजीत सिन्हा सर, आपका जो ग्राउंड लेवल का विजन है, जो भारत का हाईवे को इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, एक मोमेंट है। आपका यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए गौरव की बात तो है ही है, लेकिन दिल्ली में 120 गिग वर्कर्स और ड्राइवर पार्टनर्स, जिसको हम सारथिक पार्टनर कहते हैं, चालक, निवेशक, व्हीकल निवेशक, उन सब के लिए बीच में एक और नया दीपक जला है। अभिजीत सिन्हा सर की मौजूदगी में आज हम सब के बीच मीडिया मेंबर ऑफ मीडिया एंड रिस्पेक्टेड कॉलीग्स, पार्टनर्स एंड मेरे प्यारे मेंटर्स जो 7 साल के सफर में रहे हैं, आप सभी को दिल से स्वागत और अभिनंदन। आप सबके बीच नेम भारत के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं दीपक कुमार शाह तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ में सिविलाइजेशन सेंट्रिक के साथ आप आगे बढ़ें। और उन्होंने ये सारे बात कहते हुए एक ही बात समझ में आया, कमर्शियल सक्सेस टोटली बाई प्रोडक्ट, वो हमारे लिए हमेशा बाई प्रोडक्ट रहेगा। अगर आप सोशल डिजायरेबल रहेंगे तो खास उन गिने बाजार में, जैसे कि रेड ओशन एंड ब्लू ओशन होते हैं, आप रेड ओशन की लाइनों में न दिखेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर की कही हुई बात से वर्ल्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी का नाम चयन किया, और ये नाम लेने में भी आरओसी की तरफ से और बाकी कई सारे सिस्टम की तरीके से तरफ से हमें कई कठिनाई हुई। और हमारे गवाह बीच में नीतीश गुप्ता जी बैठे हुए हैं एज ए सीए। और उसी के साथ साथ हमने सोचा कि आप कंपनी का ब्रांड का नाम क्या रखा जाए, जो सिर्फ सोशल डिजायरेबल रिफॉर्म्स पे काम करे और ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया मोबिलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ आगे बढ़े। उन सभी वर्ग और उन वर्ग के जितने भी एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी गैप्स है, उन सबको रिफॉर्म्स करने के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की उन इकाइयों की रिफॉर्म्स के ऊपर। आज अगर अक्सर हम बात करें तो भारत की 3 अहम जो पिलर है, मोबिलिटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक अपना छवि और पहचान रखने के लिए एक स्टार रखती है। लेकिन आज भी अगर भारत की हम बात करें तो टूरिज्म एक्सपेंड तो हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी भी और सिविल एविएशन भी नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बाद मैं हमारे स्पेशल गेस्ट श्री राजकुमार सिंह भदौरिया जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आज हमारे लिए आए हैं। मैं आज वेम और नेम भारत की COO और फाउंडर के रूप में यहाँ पर खड़ी हूँ, पर आई स्टैंड हियर नॉट जस्ट एज एंटरप्रेन्योर, बट यहाँ पर मैं एक नागरिक, एक महिला और एक समाज के हिस्से, एक समाज का हिस्सा होने के नाते आप सबके सामने खड़ी हूँ। और इसलिए यहाँ पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज आपके माध्यम से मैं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए और हमारे साथी पार्टनर्स के लिए। जैसे दीपक सर ने कहा कि 2019 में 20 में उन्हें भारत रत्न श्री रतन टाटा सर का मेंटरशिप प्राप्त हुआ। तो अब इस इंडस्ट्री में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और ये रिफॉर्म कोई और नहीं, इस रिफॉर्म का नाम एक नेम भारत है। आज यहाँ पे मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का ही लॉन्च नहीं है, यहाँ पर एक सोच की शुरुआत है, ऐसी सोच जो सिर्फ यात्राओं को नहीं पर लोगों के जीवन को बदलने का भाव रखती है। लेट मी बी वेरी क्लियर, यहाँ पर नेम भारत आ रहा है उसी एग्जिस्टिंग मार्केट में रिफॉर्म्स लाने, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को। और नेम भारत ये रिफॉर्म्स कैसे ला रहा है, मैं आप लोग को क्विकली ब्रीफ करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेम भारत दावा करता है कि हम सिविलाइजेशन सेंट्रिक है और सिविलाइजेशन का सबसे अहम हिस्सा है महिलाएं। तो हम यहाँ पे महिलाओं को नेम भारत में केवल पैसेंजर के रूप में नहीं, पर
मैं सभी मीडिया मेंबर्स को यहाँ पे संबोधित करती हूँ कि आप सभी के द्वारा ये मैसेज बाहर पहुँचे हमारे सारथी पार्टनर्स के लिए, महिला सारथी पार्टनर्स के लिए, कि नेम भारत प्लेटफॉर्म में हम महिला सारथी पार्टनर्स को एक चाहते हैं कि वो नेम भारत से जुड़ें, लीड करें, अर्न करें और इंडस्ट्री का चेहरा बने। नेम भारत ये कहता है कि हमारा मॉडल है 0 कमीशन, 0 सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब हुआ कि आपका कोई भी हिस्सा जो आप मेहनत की कमाई से कमाते हैं वो नहीं कटने वाला है, कमीशन नहीं है। ये आपके माध्यम से हमारे सारे पैसेंजर्स, कम्यूटर्स और सारथी पार्टनर्स दोनों के लिए है कि नेम भारत प्लेटफॉर्म किस तरह से रिफॉर्म्स ला रहा है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहला पॉइंट, प्रीपेड एंड कैशलेस सिस्टम। प्रीपेड और कैशलेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही मकसद था। अक्सर हमें रोड पे दिखता है कि छोटी छोटी डिस्प्यूट्स जो होती हैं हमें कैश को लेकर जब राइड एंड होती है, फेयर कंफ्यूजन होता है, लास्ट मिनट सरप्राइजेस मिलते हैं, शॉक्स मिलते हैं, हम बुक किसी एक अमाउंट पे करते हैं लेकिन वो अमाउंट बाद में जाके बढ़ जाता है। इसलिए प्रीपेड और कैशलेस सिस्टम का हमारे कुछ फ़ायदा ये है कि जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं जो बड़े डिस्प्यूट्स में बाद में बदल जाते हैं, सबसे पहले वो नहीं होंगे क्योंकि ये प्रीपेड मॉडल है। आप बुक कीजिए, पे कीजिए, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको आपकी राइड असाइन हो जाएगी। इन केस हमारे पास कोई भी सारथी पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तुरंत रिफंड हो जाएगा आपको प्लेटफॉर्म से। वी आर टेलिंग दैट वी हैव बिल्ट स्ट्रिंजेंट कैंसलेशन पॉलिसी। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ताकि एक मार्केट में स्टैंडर्ड सेट हो, हमने बहुत स्ट्रिक्ट कैंसलेशन पॉलिसी बनाई है जिसमें अगर सारथी पार्टनर राइड एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल करता है तो उसका 25% कट किया जाएगा और जिस पैसेंजर का उन्होंने राइड कैंसिल किया है उनको रिफंड किया जाएगा। और यहीं पे इकोसिस्टम को बैलेंस करना है क्योंकि हम सिविलाइजेशन सेंट्रिक होने की बात करते हैं, ना कि कोई एक ही समाज के हिस्से को चुन रहे हैं। हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और इसलिए अगर हमारे पैसेंजर्स भी सारथी चालकों को बुला लेते हैं और फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल करते हैं तो उनका 35% कट होके सारथी पार्टनर्स को हिस्सा दिया जाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे वह अपनी व्हीकल को, अपनी गाड़ी को रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी हमारे सारथी पार्टनर्स हैं जिनके पास खुद का एसेट नहीं है बट दे विश टू ड्राइव अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, दे कैन कम टू अस। हम उन दोनों को मिलाने का काम करेंगे तो हमारे पास गाड़ी भी रहेगी, हमारे पास चलाने वाले भी रहेंगे और दोनों की अर्निंग इस तरह से चलती रहेगी। इसके साथ ये नेम भारत के कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और एडिशनल चार्ज पर हूँ नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ई हाईवे पायलट प्रोजेक्ट जिसको आप लोकप्रिय तौर पर जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग मोबिलिटी की, ट्रांसपोर्ट की, कैब की बात करें, मैं थोड़ा आपको आपकी देश की इकनॉमी के साथ आपका परिचय कराना चाहता हूँ ताकि आप जान सकें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या ज़रूरत है आपकी इकनॉमी में और आप किस इकोनॉमिक पोजीशन पर आज खड़े हैं। सो मोबिलिटी का एक और एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट ऑयल से जुड़ा हुआ है और आजकल वो एस्पेक्ट सबसे ऊपर चल रहा है। कुछ समय पहले जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए तो पक्ष में और विपक्ष में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में घमासान बातचीत हुई कि हम कितने तैयार हैं उसके लिए। सभी मंत्रालयों ने पब्लिक डोमेन में आकर, हमारे बहुत सारे यहाँ मीडिया कर्मी अवेलेबल हैं, बैठे हुए हैं, आप सबने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, सभी डिपार्टमेंट्स ने आकर अपनी अपनी तैयारी का ब्यौरा दिया है। आपके पास अनाज कितना है, दवाई कितनी है, सैटेलाइट कितने हैं, इंटरनेट कितने दिन चलेगा, कितने दिन आप। तो देश में इस वक्त ग्रीन इकोनॉमी का होना, एक सेफ, सिक्योर, ट्रैक्ड मोबिलिटी का होना
फ्रेट में भी पैसेंजर में भी कितना ज़रूरी है आपकी इकोनॉमी के लिए, उसका सिर्फ एक सोशल उदाहरण मैं आपको दूंगा, फिर हम लोग नए भारत की बात करेंगे। कन्वीनियंट, कनेक्टेड, क्लीन, चार्ज्ड एंड कटिंग एज, ये सातों सी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में मूव समिट के दौरान दिए और उन्होंने बताया कि भारत अब ऐसे मूव करेगा। 2020 में मैंने नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कार्यभार सौंप लिया और हमने पहला दिल्ली से आगरा के बीच में ट्रायल किया। पहले ट्रायल में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रायल था, तो पहले ट्रायल में बताया गया कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनको 3-4 चीज़ों का बड़ा डर लगता है कि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो क्या होगा, बंद हो गई तो क्या होगा, कोई मदद भी नहीं मिलेगी। मारुति होती तो शायद हम आसपास से किसी मैकेनिक को बुला लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक है उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा डर लगता है कि चार्ज कहाँ होगा, तीसरी महंगी बहुत है, चौथी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कहाँ मिलेगी, कहाँ चार्ज करेंगे घर में वगैरह। हम लोगों ने एक समाधान दिया कि आप गाड़ी खरीदो ही मत। जब 2020 में मैंने ये समाधान दिया कि इलेक्ट्रिक कैब दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून चलाई जा सकती है, लोगों ने कहा नहीं चलाई जा सकती, अभी तो कुछ भी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2020 और 2022 में हमने दोनों दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा के टेक्निकल ट्रायल करके इसको साबित किया। ट्रायल भी सक्सेसफुल रहे और कमर्शियली व्हीकल 200 से ज़्यादा चलती है आज के दिन। 20 के आसपास बसें चलती हैं और ट्रायल में सिर्फ 2 बसें थी। जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो हमें 2020 का साल कैसा था आप सबको याद है। कोविड का साल था, कोई होटल खुला नहीं था, ये भी बंद था, कोई जगह नहीं थी जहां हम लोग उसका उद्घाटन कर सकें। तो हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री और माननीय मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत गुहार की रिक्वेस्ट की कि हमें कोई जगह चाहिए, हमें दिल्ली से आगरा ट्रायल को मूव करना है, फ्लैग ऑफ करना है। आज भी हम नीचे हम लोग स्टिकर लगा के आए हैं, फ्लैग ऑफ का सेरेमनी का एक हिस्सा पूरा करके आए हैं। जनरल विपिन रावत जो उस समय के कंबाइंड डिफेंस स्टाफ थे, कंबाइंड डिफेंस CDS थे, उन्होंने उसको फ्लैग ऑफ किया और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो आने वाले 10 सालों में, और आप मैं देखता हूँ तो 10 साल भी नहीं हुए अभी, 6 सालों में, 6 सालों में ये लड़ाई देश की आर्थिक लड़ाई से देश की जियोपॉलिटिकल, राजनीतिक और देश की सोवरेनिटी की लड़ाई हो जाएगी, उसकी अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी। और आज वाकई में जब हम 90% ऑफ योर मोबिलिटी फ्यूल की बात करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल, तो अगर आप अपनी मोबिलिटी फ्यूल को रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपके पास इंपोर्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। नो मैटर आपने पीछे 85 सालों में थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग सेक्टर से कुछ कुछ जोड़ कर एक इकोनॉमी बनाई, वो सारी इकोनॉमी अगर ऑयल पे चलती है तो आपके पास वो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में चुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस मुहिम से, मोबिलिटी से, नए भारत से, या आप सब से जो आप इस बात को मुझसे सुन रहे हैं, आपने साक्षी को सुना और शाह को सुना, आप सब लोगों ने जिन चीज़ों को सुना है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनियां गाड़ी पहले भी बनाती थी, बाद में भी बनाएंगी। ड्राइवर कैब भी चलाते थे और ट्रक भी चलाएंगे, रिक्शा भी चला सकते हैं, कार भी चला सकते हैं, पर्सनल गाड़ी भी चला सकते हैं, कुछ और काम भी कर सकते हैं। ये टीम प्लेटफॉर्म भी बना सकती है मोबिलिटी की, तो कल किसी और चीज़ की प्लेटफॉर्म भी बना सकती है, लेकिन आपको इन सब का सोल्यूशन जो मिलता है हाथ में, वो और कोई नहीं देगा। तो ये बात जो आपने हम लोगों से सुनी है, इसका अगर आप संदर्भ स्थापित कर पाए हैं तो इसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो इस लेवल की एम्बिशन रखता है, जो हमारे फाउंडर्स हैं, कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखा है, अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखा है, उन्होंने रोड साइड असिस्टेंस का ध्यान रखा है, बोथ जो
गाड़ी चलाने वाला है उसकी सुरक्षा, उसकी अस्मिता, उसका सम्मान, और जो गाड़ी में बैठने वाला है उसकी सुरक्षा और उसके अधिकारों की भी रक्षा का ध्यान रखना। इन सब को इलेक्ट्रॉनिकली करना, इन सब की अकाउंटेबिलिटी का एक एविडेंस क्रिएट करना, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, उनको रियल टाइम में सेटल करना, सपोर्ट देना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम जो हमारे दूसरे पार्टनर कर रहे हैं रोड के, सर क्रॉस रोड के, कि अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो पीछे से बैकअप देना जाकर, यदि कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो उस राइड को कंप्लीट करना, ताकि आप बुक करते समय ये ना सोचें कि आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि आपको एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल 1000 काम है। आपका काम ये देखना नहीं है कि ड्राइवर ठीक है कि नहीं, गाड़ी ठीक है कि नहीं, साफ है कि नहीं। आपका काम है इकोनॉमी को चलाना, अपने जो मूल काम है उनको पूरा करना, गाड़ी को ठीक रखना, ड्राइवर को अनुशासित रखना, ड्राइवर को, व्हीकल को रोड पर अनुशासित रखना, उनके ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट रखना, ट्रांसपेरेंट रखना, ये तो प्लेटफॉर्म का काम है। और तीसरा कैंपेन मेरा फेवरेट कैंपेन है, क्योंकि कैंपेन का नाम शुरू से रखा गया था विकसित भारत, रहा भी विकसित भारत, और चुनाव जीतने के बाद भी काम विकसित भारत के ऊपर ही होगा। मैं इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे डेमोक्रेसी ग्रो करती है और उसके बाद इकोनॉमी को बदलना शुरू करती है। डेमोक्रेसी भारत की इतनी मैच्योर हो गई है कि अब जोर चाय से कोई चर्चा नहीं है। हम सब सिर्फ एक बात चाहते हैं, वो एक बात है विकसित भारत। इस विकसित भारत का जो डेफिनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें सैकड़ों डेफिनेशन, हम लोग अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। रेल का विकसित भारत अलग है, फार्मेसी का अलग है, फूड प्रोसेसिंग का अलग है, टेक्सटाइल का अलग है। लेकिन एक डेफिनेशन जो पीएम साहब ने हमें दिया, वो सबसे सुटेबल टू फिट टू ऑल डेफिनेशन है, is Viksit Bharat is that Bharat where no dream is too big to dream and no one is too small to dream। उसको स्केच करते हैं, ये निर्णय करते हैं कि आप बस हो, कार हो, ट्रक हो, क्या हो। जब आप बहुत करीब आ जाते हैं तो एनपीआर के कैमरे से हम आपका नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करते हैं, उसको 2D डायग्राम के साथ रियल टाइम में मैच करते हैं कि कार का नंबर प्लेट लगा कि कोई ट्रक वाला तो नहीं घूम रहा, वो तय होता है। फिर जब पास आ जाते हैं तो आपके RFID को ऊपर से स्कैन करते हैं और ये पता करते हैं कि कितना पैसा आपका काटना है, उसमें बैलेंस है या नहीं। से फॉर एन एग्जांपल, आपके पास बैलेंस RFID पे नहीं है, आपको नहीं रोका जाएगा। आप वो टोल क्रॉस कर जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको फोन पे एक मैसेज आएगा कि ये लिंक है, आपने ये इतने दूर का हाईवे क्रॉस किया है, इस्तेमाल किया है, टोल के 240 रुपए 260 रुपए बनते हैं, इतने घंटे का आपके पास समय है, आप पे कर दीजिए, खुद से पे करा दीजिए, ये मैसेज किसी को भेज दीजिए, कोई तो होगा जानने वाला जिससे आप पे करा सकते हैं। 48 आवर्स, मेरे को एग्जैक्ट आवर्स नहीं आते हैं टू बी फ्रैंक, जितने भी घंटे उसमें दिए गए, अगर उसमें आपने वो पेमेंट नहीं की तो सबसे पहले वो डबल होगा, फिर वो कंपाउंडिंग होगा, फिर वो इंपाउंडिंग टू द व्हीकल होगा और फिर वो लीगल ऑफेंस बन जाएगा। ये ई वाहन पे आपके अपलोड हो जाएगा। अब आपकी गाड़ी लिस्ट पे चल रही है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, टोल है नहीं, तो आपको कौन रोक सकता है? सिर्फ पुलिस चेक पोस्ट रोक सकती है। पुलिस चेक पोस्ट आपको रोकती है, उसके पास पहले, अभी पुलिस रोकती है तो सबसे पहले लोगों का कहना ये होता है कि मुझे क्यों रोका, मैंने क्या किया, सकल सूरत भी अच्छी है, ठीक से गाड़ी भी चला रहा हूँ, कोई ऑफेंस भी नहीं है। उस समय आपको पुलिस बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के नहीं रोकती है, वो प्रॉपर आपके बैरियर्स पे कैमरे लगाती है, एनपीआर के दोबारा आपका नंबर दोबारा उनके कैमरे के सामने आता है, लाइट जलती है, वो आपको रोकते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई ये गाड़ी कौन चला रहा था इस समय, इसका इतना इतना टोल बकाया है, कृपया आप उसको पे कर दें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के एक फोटो लेके चले जाएं। इसका फायदा ये होता है कि आप लिंक हो गए और लगातार आपको ट्रैक किया जा रहा है, कहीं आपको तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन जब इसी काम को आप मोबिलिटी के माध्यम से देखते हैं तो आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत तकलीफ क्या आती है? मैंने ब्लू स्मार्ट की का भी उद्घाटन किया था, ब्लू स्मार्ट के भी 2 दिन ट्रायल किए। हर तीसरे दिन एक कैब कंपनी आ जाती है और वो कहती है सर हम तो इलेक्ट्रिक हैं, हमारे को शहर में घुसने से पहले 500 रुपये क्यों लेते हैं? करेक्ट, उसका कोई लॉजिक नहीं बना पाते हम लोग, और अगर लेते भी हैं तो 15-15 मिनट 20-20 मिनट वेट करा के क्यों लेते हैं?
अगर फास्टैग से टोल लिया जा सकता है तो फास्टैग से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स भी वसूल किया जा सकता है। इस तकनीक को, इस प्रॉब्लम को ऊपर तक ले जाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के साथ मिलकर इसके ऊपर सहयोग करके इसके नोट को बना करके जितना इसमें इसको एस्केलेट किया जा सकता था मैंने एस्केलेट किया है। उम्मीद है कि आने वाले सत्र में इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात होगी, कुछ ना कुछ नया आएगा, जिससे कि आप देखते हैं नोएडा से दिल्ली घुसते समय, दिल्ली से गुड़गांव जाते समय कि आपको रुक करके टैक्सीज को अपना 500 रुपये देना पड़ता है, 500 रुपये का शायद एक उनको टैक्स देना पड़ता है, तब वो शहर में घुस पाते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक प्रॉब्लम कहते हैं, डिफिकल्टी ऑफ मोबिलिटी, डिफिकल्टी ऑफ मूविंग इन इंडिया, एंड दिस डिफिकल्टी ऑफ मूविंग इन इंडिया डे बाय डे इज बीइंग सिंप्लीफाइड। टोल हटाने से लेकर, नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी करने से लेकर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा आपके अडास और विडास को लिंक करने से लेकर, कल आप कैसे बिहेव करेंगे रोड पर, कितने सुरक्षित रखेंगे खुद को और बाकी लोगों को, ये सब कुछ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर लाना हमारे लिए इस वक्त राष्ट्रीय चैलेंज है, नेशनल एम्बिशन। क्योंकि शुरू में जो मैंने आपको बताया कि अगर भारत की आज किसी मामले में बुराई हो सकती है तो सिर्फ दो मामले में, सफाई और मोबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, टैलेंट में अच्छे हैं, कंपनीज में अच्छे हैं, इकोनॉमी में अच्छे हैं, फार्मा में आप 3rd नंबर पे, प्रत्येक क्षेत्र में एक्सपोर्ट को ले लें या डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ले लें, आप इस वक्त एक ग्रोइंग इकोनॉमी। आपने अपने जिन लोगों ने आपके ऊपर शासन किया, अगर मैं इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करूं तो $45 ट्रिलियन यहां से लूट के लेके गए ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, और 85 साल भी टॉप की इकोनॉमी नहीं बन के रह सकी। क्या कर रहे थे? कुछ तो टेरिबली रॉन्ग है हमारे कॉलोनाइजर्स के बारे में। दे डिड नॉट न्यू दैट द फोकस is not only in happiness in the materialistic life, the focus is also how to balance your life, happiness and satisfaction. अगर आपका वो हैप्पीनेस इंडेक्स मीट करता है तभी आप चाइना और जापान बनने से बचेंगे और एक ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जो सस्टेनेबल है, ग्रीन है, सेंसिबल है, केयरिंग है, और वो आपकी जरूरतों का और आपके इमोशंस का भी ध्यान रखती है। इमोशनलेस इकोनॉमी बहुत दिन तक नहीं चलती। जय हिंद, धन्यवाद। ओके बताइए हो गया। चलो 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 और नीचे 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 उठाओ उठाओ उठाओ।